एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। सो गाइस, आज हम फिजिकल केमिस्ट्री का एनर्जी लेवल ऑफ रिजिड रोटर का जो टॉपिक है कंप्लीट करेंगे। मोस्ट टाइम टॉपिक है गाइस, हमेशा एग्जाम में आते रहते हैं और काफी इजी सा टॉपिक है। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि अभी मैं फिजिकल केमिस्ट्री के मैंने पहले पढ़ा दिया था, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चों को समझ में नहीं आ रहा था क्योंकि मैंने पहली बार पढ़ाया था, तो शायद मैंने अच्छे से नहीं समझाया होगा, तो समझ में नहीं आ रहा होगा। तो इसलिए बहुत सारे बच्चों ने नेगेटिव कमेंट्स किए थे। तो मैंने सोचा कि सबसे ज़्यादा फिजिकल केमिस्ट्री में ही नेगेटिव कमेंट्स आए थे, ठीक है। तो इसलिए अब मैं फिजिकल केमिस्ट्री के जो पुराने वाले जो टॉपिक्स थे उसको मैं फिर से आपको रिवाइज करा देती हूँ, ठीक है। आपको अच्छे समझाने की कोशिश करती हूँ। तो अब मैं पुराने वाले जो टॉपिक है फिजिकल केमिस्ट्री के वही आपको समझाऊंगी। अगर आपको कोई चीज़ अगर आपको इससे फिजिकल केमिस्ट्री से कोई टॉपिक लगे जो आपको नहीं समझ में आया तो आप मुझे कमेंट कर दीजिएगा, तो मैं उसका भी वीडियो बना दूंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि मैं एमएससी केमिस्ट्री से हिंदी इंग्लिश मिक्स नोट्स प्रोवाइड करते रहती हूँ। और अगर आपको एमएससी केमिस्ट्री के ऑल सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने हैं तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन पे व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूंगी। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे क्या है, दो मॉलिक्यूल दिए गए हैं, ठीक है, और जिनकी एनर्जी क्या है, फिक्स है, ठीक है। इनके बीच में जो दूरी है वो क्या है, R1 और R2 है। और इन जो दो मॉलिक्यूल दिए गए हैं AB, तो ये क्या है, इनको AB दो मॉलिक्यूल है, लेकिन इनका हमने क्या नाम दे दिया, M1 और M2 हमने यहाँ पर नाम दे दिया, ठीक है। और इनकी जो डिस्टेंस है उसको हमने R1 और R2 दे दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या कर रहा है, एक दृढ़ द्विपरमाणु अणु जिसे दृढ़ रोटेटर या रिजिड रोटेटर माना गया है, ठीक है। तब रिजिड रोटेटर जो है इसमें आगे देखते हैं हम क्या कह रहे हैं। किसी अणु द्वारा घूर्णन करने पर यदि उसका अंतर्नाभिकीय दूरी प्रभावित करती है तो ऐसा अणु दृढ़ रोटेटर या रिजिड रोटेटर कहलाता है, ठीक है। इसमें क्या कह रहे हैं कि किसी अणु द्वारा घूर्णन करने पर यदि उसकी अंतर्नाभिकीय दूरी प्रभावित करती है तो क्या कहलाता है, वो और रिजिड रोटेटर कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या क्या चीज़ें दी गई है, यहाँ पे सेंटर ऑफ ग्रेविटी दी गई है, जैसे कि यहाँ पर C जो है ये क्या है, सेंटर ऑफ ग्रेविटी है। R यहाँ पे क्या है, दूरी है, बॉन्ड लेंथ है। और ये जो M1 और ये क्या है, वो डायटोमिक मॉलिक्यूल है, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब कह रहे हैं कि ऐसे सूक्ष्म तरंग सक्रिय द्विपरमाणु अणु जो दृढ़ रोटेटर यानी रिजिड रोटेटर और दोनों भारों M1 व M2 के बीच बंद लंबाई छड़ या दृढ़ माना जा सकता है, ठीक है। जैसे कि ये चीज दी गई है, यहाँ पर क्या है, M1 और M2 दृढ़ रोटेटर है, ठीक है। अब आगे देखेंगे, यहाँ पे हम दोनों चीजों को लिख लेंगे, ठीक है। M1 क्या है, एक मोलिकुल है और M2 भी मॉलिक्यूल है। और M1 क्या है, मॉलिक्यूल है, ये यहाँ पर M2 मॉलिक्यूल है। और ये R1 क्या है, इसकी दूरी है, और R2 भी इसकी दूरी। तो इसको हमने दोनों को M1 R1 को यहाँ पर लिख लिया, यहाँ पे भी M2 R2 को लिख लिया, उसको नाम दे दिया हमने क्या, समीकरण नंबर 1। अब आगे देखते हैं। अब आगे कह रहे हैं कि किसी M1 भार वाले कण का जड़त्व आघूर्ण यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो गुरुत्व केंद्र से R1 दूरी पर है, तो क्या होगा, M1 R1 स्क्वायर होगा, ठीक है। इसमें क्या कहना है कि जो M1 जो अणु है उसका जड़त्व आघूर्ण यानी मोमेंट ऑफ इनर्शिया जो गुरुत्व केंद्र से R दूरी पर है, ठीक है। मतलब कि मॉलिक्यूल की और मोमेंट ऑफ इनर्शिया ने गुरुत्व केंद्र जड़त्व आघूर्ण, ठीक है। मतलब कि जो मॉलिक्यूल और जड़त्व आघूर्ण के बीच की दूरी को क्या है, R से R दूरी पर है, R1 दूरी पर है, इसलिए हमको यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा, M1 R1 स्क्वायर लिखना पड़ेगा, ठीक है। अब आगे देखते हैं। अब आगे कह रहे हैं, अब चूंकि द्विपरमाणु यानी दो परमाणु किसको कहते हैं पता है ना आपको, जो दो डायएटोमिक, तो डायएटोमिक अणु को दो कण या परमाणु है, इसलिए इस संपूर्ण अणु का जड़त्व आघूर्ण I होगा, ठीक है। मतलब कि दो अणु है इसमें, इसलिए इनका जो जड़त्व आघूर्ण होगा वो उसको हमने क्या मान लिया, I मान लिया। मतलब कि कैसे समझो, ये देखिएगा, इसका और इसका इन दोनों का जड़त्व आघूर्ण क्या मान लिया हमने, I मान लिया, ठीक है। अब आगे देखिएगा। तो अब हम इसमें I बराबर लिखेंगे M1 R1 स्क्वायर प्लस M2 R2 स्क्वायर, ठीक है। इसको नाम दे दिया हमने समीकरण नंबर 2, ठीक है। हमने यहाँ पर क्या किया,
यहाँ पे कुछ नहीं किया हमने, यहाँ पे आई लिख दिया हमने, और यहाँ पे स्क्वायर हमने जैसे कि यहाँ पे ले लिया था जड़त्व आघूर्ण के लिए, तो यहाँ पे दोनों पे स्क्वायर लगा दिया और इसको नाम दे दिया हमने समीकरण नंबर 2। ठीक है, अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पे क्या करें, जहाँ R1 और R2 क्रमशः परमाणु M1 और M2 की घूर्णन अक्ष केंद्र गुरुत्व केंद्र C के से दूर है। ठीक है, स्वाभाविक सी बात है, यहाँ पे जो इसका जो गुरुत्व केंद्र C है उससे दूर है कौन, R1 और R2 और M1 और M2। ठीक है, अब समीकरण नंबर 1 और समीकरण नंबर 2 से तो हम इसको I बराबर इस तरह से लिख सकते हैं। तो देखिएगा, अब यहाँ पर M1 R1 स्क्वायर है और यहाँ पर M2 R2 स्क्वायर है, तो हम इसको शॉर्ट में लिखा हुआ है। अब इसको हम जैसे ये R2 के ऊपर लगा हुआ है तो इसको हम R1 भी तो लिख सकते हैं, मतलब यहाँ पर R1 है तो और एक R1 लिखेंगे, लेकिन R1 को हमने यहाँ पर 2 लिख दिया है तो इसके बदले में हम और एक R1 लिख सकते हैं और इसके बदले में हम और एक R2 लिख सकते हैं। ठीक है, तो वही लिखा है यहाँ पर, देखिए I बराबर M1 R1 प्लस M2 R2। ठीक है, अब हमने यहाँ पर क्या कर लिया, अब हम इसको यहाँ पर से हम दो चीज़ों को यहाँ पर ले लेंगे कोष्टक में, और R1 को हम क्या कर लेंगे, यहाँ पर ये कर देंगे, इधर बाहर निकाल देंगे, और उसी तरह इसको भी हम यहाँ पर कोष्टक में ले लेंगे और ये R2 को बाहर निकाल देंगे। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, अब हम इसको हम इधर ला लेंगे, इसको हम इधर ला लेंगे। ठीक है, तो M2 R2 को हमने यहाँ पर ला लिया और R1 हमने यहाँ पर लिख लिया। अब यहाँ पर क्या किया हमने, M1 R1 को हमने यहाँ पर ले लिया और R1 को हमने R2 को, ये R2 इधर ही रहेगा, ये भी इधर ही रहेगा, ये इधर आ जाएगा और ये इधर आ जाएगा। ठीक है, अब I बराबर हमने लिया यहाँ पर R2 R1, ये देखिए R2 अब ये जैसे कि इसको हमने कोष्टक में लिया था, इनको भी हमने कोष्टक में लिया था, उसी तरह अब हमने इसको भी, अब इन दोनों चीज़ों को हमने कोष्टक में तो नहीं लिया इनको, लेकिन हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, है ना। तो R2 को और R1 को, ठीक है, उसी तरह R2 और R1 ले लिया हमने, उसी तरह क्या ले लिया हमने, M2 और M1 हमने यहाँ पर ले लिया, इसको नाम दे दिया हमने समीकरण नंबर 3। अब हम क्या करेंगे, R बराबर लिखेंगे R1 अब प्लस R2, इसको नाम दे दिया हमने समीकरण नंबर। अब हम मतलब कि हम R का और R2 का यहाँ पर मान निकालते हैं, तो R बराबर जब मान निकालेंगे तो R1 प्लस R2 हो जाएगा। अगर हम R2 का मान निकालेंगे तो R, देखिए स्वाभाविक आपको इजीली याद करने का तरीका बता रही हूँ, R लिखेंगे और R1 और R2 लिखेंगे। अब यहाँ पे अब R2 का लेंगे तो यहाँ पर क्या बच गया, ये R2 तो हमने यहाँ पे ले लिया, तो क्या बचा, R बचा और R1 बचा, R बचा और R1 बचा, जिसको आप समीकरण नंबर 5 नंबर दे सकते हैं। अब आगे देखते हैं। अब समीकरण 1 में, समीकरण 5 में R2 का मान रखने पर समीकरण नंबर क्या था हमारे पास, ये था M1 R1 M2 R2 ये था। अब समीकरण 1 में समीकरण 5 से, जो समीकरण 5 में हमारे पास क्या मिला, R2 का मान था, तो इसको हमको समीकरण नंबर 1 में रखना है। तो M2 R2 और ये R2 का मान है, तो R2 के बदले में हम जो R2 का मान निकला तो वो क्या था, R माइनस R1 था, तो हमने इसको यहाँ पे ऐड कर दिया। ठीक है, अब हम इसको किस तरह से लिख सकते हैं, तो M1 R1 तो हमने यहाँ पे ले लिया, अब M2 R ले लिया यहाँ पे। ठीक है, ये हमने यहाँ से तीनों चीज़ों को हमने यहाँ पे ले लिया। अब क्या ले लिया यहाँ पर, M2 और R1 हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि ये हमने यहाँ पर ले लिया तो हम हमारे पास क्या बच गया, और हम इसके बाद में ये भी तो लिख सकते हैं, M2 R1 लिख सकते हैं। ठीक है, अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इसको आपको इधर ला लेना है और इन दोनों को आपको यहाँ पर प्लस में कर लेना है। ठीक है, तो M1 R1 यहाँ पर लिख लिया, यहाँ पर प्लस लिया, और M2 R1 को आपने इधर ला लिया और इसको आपको पक्षांतर कर देना है। ठीक है, अब हम यहाँ पे R1 निकालेंगे। ठीक है, और M1 और M2 मतलब कि इन दोनों को न लिखकर हमको एक बार आप यहाँ पर R1 लिख सकते हैं। ठीक है, और M1 और M2 को यहाँ पर लिख सकते हो, M2 यहाँ पर, इसको नाम दे दिया हमने समीकरण नंबर 6। अब यहाँ पे R1 और R2 का मान निकालना है, तो यहाँ पर देखिएगा R1 बराबर लिखेंगे तो M2R माइनस M1, ये आप प्लस में लिख सकते हैं। ठीक है, और अगर R2 का मान निकालेंगे तो जैसे कि R2 का निकालेंगे तो M1R निकालना पड़ेगा यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि R1 का निकाले तो M2R, अगर R2 का निकालेंगे तो M1R। ठीक है,
और यहाँ पर इधर प्लस में है तो इसको माइनस में करेंगे, इसको नाम दे देंगे हम समीकरण नंबर 8। ठीक है, इतनी बात समझ में आई। काफ़ी इजी सा है, आप एक दो बार तीन चार बार करेंगे तो आपको इजिली याद हो जाएगा ये डिविजन। ठीक है, उसके बाद में देखते हैं अब क्या कह रहे हैं। समीकरण नंबर 7 में वो 8 से R1 व R2 का मान समीकरण नंबर 3 में रखेंगे। तो ठीक है, अब हमारे पास समीकरण नंबर 3 क्या था, ये था I बराबर, देख लीजिएगा आप, I बराबर R2 R1, कोष्टक में था M2 प्लस M1, इसको ये था हमारा समीकरण नंबर 3। तो अब इसको हमको कहाँ लिखना है, समीकरण नंबर 7 व 8 से R1 और R2 का मान समीकरण नंबर 3 में। तो आपको सेम यहाँ पर लिख लेना है ये। ठीक है, ये आप समीकरण नंबर जब आप नोट करते रहेंगे नोट्स, तो आपको समझ में आ जाएगा कि मैं क्या कह रही हूँ। ठीक है, ये कैसे आया। उसके बाद में I बराबर हम इतना सारा न लिखकर हम इतना लिख सकते हैं। तो यहाँ पे क्या ले लिया हमने, यहाँ पे M1 M2 ले लिया। ठीक है, और यहाँ पे M2 ये ले लिया, और लास्ट में हमने क्या ले लिया, यहाँ पर R2 ले लिया डॉट करके, इसको नाम दे दिया हमने समीकरण नंबर 9। अब आगे देखेंगे ये कैसे आया। यहाँ पर यहाँ से इस सब इतना सारा न लिखकर हम क्या लिख सकते हैं, M1 M2 लिख सकते हैं। ठीक है, और M1 M2 लिख सकते हैं प्लस करते हुए, और यहाँ पर डॉट करते हुए R² निकाल लेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब आगे देखेंगे ये यहाँ ये दोनों आर का यहाँ निकालेंगे, और यहाँ पर M2 M2 M1 M1 लिखा हुआ है, तो इस सब को शॉर्ट में हम ये लिख सकते हैं, और ये R को 2R लिख सकते हैं। ठीक है, इसको दे दिया हमने समीकरण नंबर 9। अब आगे देखेंगे, लेकिन अब क्या कह रहा है इसमें कि लेकिन द्विपनयन डायटोमिक अणु का समन्वित द्रव्यमान क्या है। तो रिड्यूस्ड मास क्या है यहाँ पे, पाई बराबर 1 M1 M2 M1 प्लस M2 होता है। ठीक है, तो इसके बदले में I बराबर हम क्या लिख सकते हैं, ये लिख सकते हैं। ठीक है, ये व्यू है शायद, व्यू R²। ठीक है, इसको नाम दे दिया हमने समीकरण नंबर 10। ठीक है, मतलब कि इसके बदले में हम जैसे कि हमने यहाँ इधर लिखा हुआ था, ये देखिएगा ये R2 R², तो हम इसके बदले में इसके साथ हम इसको नहीं लगाकर क्या करेंगे, R² लगा देंगे। ठीक है, अब रोटेटर की गतिज ऊर्जा हमें क्या प्राप्त हो गई, E बराबर 1/2 M1 V1² प्लस M1 प्लस 1/2 M2 V2²। ठीक है, ये हमको समीकरण नंबर 11 आया। अब आगे देखते हैं, अब यहाँ पे क्या कर रहे हैं, जहाँ V1 V2 द्रव्यमान M1 M2 की क्रमशः रेखीय वेग यानी लीनियर वेलोसिटी माना कि घूर्णन करने वाले रिजिड रोटर का कोणीय वेग एंगुलर वेलोसिटी W है, और अणु के घूर्णन में R1 तथा R2 का मान स्थिर है, इसलिए घूर्णन करने वाले अणु की गतिज ऊर्जा होगी। तो आपको जैसे कि बाकी चीज़ें तो आप ये इधर से ये जो चीज़ें हैं ये आप तो अपने आप आ जाएगी आपको। ठीक है, जब आप याद करेंगे, लेकिन आपको गतिज ऊर्जा के लिए जब निकालना है तो ये आपको याद करना पड़ेगा समीकरण। ठीक है, इसको आपको यहाँ पे लिख लेना है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ये लिख लिया हमने सेम की सेम, और यहाँ पर 1/2, और यहाँ पे हमने ले लिया यहाँ से W जो है यहाँ से, तो हमने एक W ले लिया, और बाकी का जो था हमारा मतलब कि यहाँ से W हटा दीजिए, यहाँ से भी W हटा दीजिए, और जो जो यहाँ पर आएगा उसको हमने यहाँ पर कोष्टक करके लगा दिया। अब इतना सारा ना लिखकर हम क्या लिख सकते हैं, इसके बदले में M1 R1² और M2 R2² के बदले में हम I लिख सकते हैं। ठीक है, जैसे कि आपको पता है, तो E बराबर 1/2 W², और यहाँ पर हमने ले लिया I, इसको नाम दे दिया हमने समीकरण नंबर 12। अब आगे देखेंगे, अब क्या कह रहे हैं, जहाँ I घूर्णन अक्ष पर घूर्णन करने वाले अणु का जड़त्व आघूर्ण मोमेंट ऑफ इनर्शिया है, यांत्रिकी के अनुसार घूर्णन करने वाले अणु का केंद्रीय संवेग यानी एंगुलर मोमेंटम निम्न होगा। तो एंगुलर मोमेंटम को हम किससे प्रदर्शित करते हैं, L से करते हैं। ठीक है, इसलिए एंगुलर मोमेंटम बराबर क्या लिखेंगे हम यहाँ पे IW। ठीक है, इसको हमने समीकरण नंबर 13 दिया। अब क्या कहते हैं, कोणीय वेग W से घूर्णन करने वाले क्या कह रहे हैं, कोणीय वेग W से घूर्णन करने वाले अणु कोणीय संवेग H/2 का समाकलन गुणांक होता है। तो यहाँ पे क्या करना है, इसके बदले में हम यहाँ पर इसको ऐड कर देंगे। ठीक है, हम किसमें, समीकरण नंबर 13 में।
तो यहाँ पे आई के बदले में हम जे लिख देंगे और डब्ल्यू के बदले में हम क्या लिख देंगे, ये H/2 लिख लेंगे। ठीक है, इसको हमने नाम दिया समीकरण नंबर 14। अब कोणीय संवेग क्वांटीकृत क्वांटाइज होता है तथा निम्न व्यंजन से हमें प्राप्त होता है। तो L बराबर हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, J+1। इसको आपको याद करना पड़ेगा। ठीक है, क्वांटाइज होता है तो इसको आपको याद करना पड़ेगा। कुछ चीज़ें आपको थोड़ा याद करनी पड़ेगी। यहाँ से J+J+1 और ये सेम हमने उतार दिया, इसको नाम दे दिया हमने समीकरण नंबर 15। अब समीकरण 15 निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। तो इसमें भी आपको श्रोडिंगर वेग इक्वेशन देखने को मिलेगा। तो यहाँ पर देखिएगा, एंगुलर मोमेंटम को हमने L² लिख लिया बराबर J, और ये चीज़ हमने यहाँ पर उतार ली, और ये H² आ जाएगा और यहाँ पर क्या आ जाएगा 4π²। ठीक है, इसको नाम दे दिया हमने समीकरण नंबर 16। अब समीकरण नंबर 13 से समीकरण नंबर 13 हमारे पास क्या था, L बराबर I/W। तो इसको हम इस तरह से लिख सकते हैं, L² बराबर I/W²। ठीक है, इसको नाम दे दिया हमने समीकरण नंबर 13। अब आगे देखेंगे। अब समीकरण नंबर 16 और 17 से हमें क्या प्राप्त हो गया, समीकरण नंबर 18। क्या ये हमारे पास समीकरण नंबर क्या था, हमारा 16 था I/W I² और W², और 17 से हमें क्या था, 17 हमारे पास क्या था, ये 16 था, ये 17 था, सॉरी। तो J+1 H² अपॉन ये 16 था और ये 17 था। ठीक है, तो 16 से ये आ गया और 17 से ये आ गया। ठीक है, इसको हमने नाम दे दिया 18। लेकिन क्या कह रहा है, E बराबर हमको ये क्या पता है, 1/2 I² I/W² पता है। समीकरण नंबर 12 से अब हम लिखेंगे तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, W² और 2E/I ये हमें प्राप्त हो जाएगा। ठीक है, कहाँ से, समीकरण नंबर 12 से। अब हमने इसको नंबर दे दिया समीकरण नंबर 9। अब समीकरण नंबर 9 से W² का मान समीकरण नंबर 8 में रखने पर, 18 में रखने पर W का मान जो है, W का मान क्या आ गया, 2E/E आ गया। तो 18 नंबर क्या है हमारे पास, देखिए ये है। तो I² हम जैसे कि वैसे ले लें। W² जो है हमारे पास इसका मान क्या है, 2E, ये गलत है। ठीक है, तो 2E/I तो हमने ये लिख लिया। ठीक है, और जैसे वैसे हमने यहाँ पे इसको उतार दिया। ठीक है, या हम इसको आप इसको इस तरह से भी लिख सकते हैं। तो इसको नाम दे दिया हमने 20, समीकरण नंबर 20। और यहाँ पे J क्या है, 1, और ये क्या है, यदि ये क्या है, कांस्टेंट है। ठीक है, या अब यहाँ पे जो H क्या है, प्लांक स्थिरांक है, I क्या है, जड़त्व आघूर्ण है, और J क्या है, घूर्णन क्वांटम संख्या है। ठीक है, अब क्या कह रहे हैं यहाँ पर, जिसका मान 0 और उसके ऊपर भी पूर्णांक हो सकता है। अब आगे देखते हैं। अब यहाँ पर समीकरण नंबर 20 अणु की घूर्णन ऊर्जा के लिए, दूसरे शब्दों में समीकरण 20 दृढ़ रोटेटर की क्वांटीकृत स्वीकृति घूर्णन ऊर्जा स्तरों यानी अलाउड रोटेशनल एनर्जी लेवल्स को निरूपित करता है। समीकरण नंबर 20 को निम्न प्रकार से भी लिखा जा सकता है। तो हमारे पास समीकरण नंबर 20 क्या हो था, ये हो गया था। तो ये देखिएगा I/J, तो इसके बराबर हम क्या लिख सकते हैं, B लिख सकते हैं। ठीक है, तो I/J बराबर B किसके बदले में लिख सकते हैं हम, इसके बदले में। ठीक है, B, ये देखिए यहाँ पे तो हाँ, इसके बदले में हम लिख सकते हैं। तो B हमने ले लिया और इसको हमने ले लिया समीकरण नंबर 1। जो H/8π² I था उसके बदले में हम क्या लिख सकते हैं, B लिख सकते हैं। ठीक है, अब जब नोट करेंगे तो आपको, आप देखिएगा 20 में और समीकरण नंबर 20 और 21 में। ठीक है, तब समीकरण 20 से 21 कैसा है वो पता चल जाएगा। अब B को घूर्णन इस तरह कहते हैं तथा B बराबर आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। अब आगे देखेंगे। अब क्या कह रहे हैं इसमें, समीकरण नंबर 20 में घूर्णन ऊर्जा तथा घूर्णन ऊर्जा या ऊर्जा स्तर को जूल में दर्शाया गया है। सूक्ष्म तरंग स्पेक्ट्रमिकी में घूर्णन ऊर्जा को तरंग संख्या यानी वेव नंबर या सेंटीमीटर-1 में व्यक्त किया गया है। तो यहाँ पे EJ बराबर हम HV लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है, और H/C/λ, इसको हम इसको इस तरह से लिख सकते हैं, H और C और ये म्यू। ठीक है, और इन चीज़ों को आप EJ ये आ जाएगा और ये HC आ जाएगा और यहाँ पे V आ जाएगा,
और इसको आप किस तरह से लिख ईजे और समानुपातु है, समानुपातु है ये म्यू के, ठीक है। तो इसको हमने नाम दे दिया समीकरण नंबर 22। अब आगे देखेंगे समीकरण नंबर, अतः समीकरण नंबर 20 को एससी पद में भाग दिया जाए तो घूर्णन ऊर्जा का मान सेंटीमीटर -1 इकाई में प्राप्त हो जाएगा। तो आप इसको समीकरण नंबर 20 को इस तरह से लिखेंगे तो ये इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। और आप इसको समीकरण नंबर जो 22 है उसको आप इस तरह से लिख सकते हैं। इसमें आपको क्या लिखना है, ये ईजे यहाँ पर कर लेना है, ये एच का ये इधर कर लेना है और ये इस तरह से आ जाएगा, सेम जैसे वैसे उतार देना है। अब ऊर्जा ईजे में एप्सिलॉन, ईजे को क्या कहते हैं, यहाँ पर एप्सिलॉन कहते हैं, ठीक है। तब ऊर्जा सेंटीमीटर -1 में की जाती है, ये इस तरह से। तो एपिलॉन के नाम से पुकारा जाता है। अब ईजे अपॉन एससी बराबर, ईजे को घूर्णन पद भी कहते हैं, ठीक है। अब समीकरण नंबर 22 में जे ये डैश डैश हो सकते हैं, ठीक है। यदि पूर्णांक सी प्रकाश का वेग होगा तो हमें क्या प्राप्त हो जाएगा, 3 गुणित 10⁻10 सेंटीमीटर माइनस प्रति सेकेंड, सॉरी माइनस नहीं, सेंटीमीटर प्रति सेकेंड। अब आई जड़त्व आघूर्ण हमें क्या मिल गया है यहाँ पर, m1 m2 अपॉन m1 प्लस m2 r2। अब आगे देखते हैं, तथा जे बराबर घूर्णन क्वांटम संख्या है, तब समीकरण नंबर 23 को सामान्यतः निम्न प्रकार से लिखा जा सकता है। समीकरण नंबर 23 को आप इस तरह से लिख सकते हैं और इसको आप समीकरण नंबर 24 को आप इस तरह से लिख सकते हैं। अब यहाँ पे क्या है, जहाँ बी बराबर क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा। अब यहाँ पे इसके जो एनर्जी लेवल दिए गए हैं, ठीक है, तो इसको आप याद कर लीजिएगा, ये हमेशा एग्जाम में आता रहता है। अब क्या कह रहा है कि समीकरण नंबर 21 और 24 में कोई अंतर नहीं है, सिवाय इसके कि पहले वाले घूर्णन ऊर्जा जूल में और बाद वाले घूर्णन ऊर्जा सेंटीमीटर में व्यक्त की है, ठीक है। जो हमें पहले जो मान निकला था वो जूल में निकला था और अब क्या निकला हमें सेंटीमीटर में। दोनों ही समीकरण में घूर्णन ऊर्जा का परिकलन किया जा सकता है। इस समीकरण में जे के विभिन्न मान पूर्णांक में रखने पर रिजिड रोटर के लिए अनेक स्वीकृत घूर्णन स्तर आप आगे देखते हैं परिकलित किए जा सकते हैं। उदाहरण, माना कि जे बराबर 0 है, देन ई जे बराबर 0, बी जे +1 सेंटीमीटर में आ जाएगा। बी बराबर आप यहाँ पर 0 लिख सकते हैं, जे के बराबर 0 और ये 0 और ये +1, ठीक है, क्योंकि जे के बराबर हमने क्या लिया, 0 लिया। अब बी जे बराबर 0 0 सेंटीमीटर -1, इसको हम नाम दे दिए 25। इसका तात्पर्य यह है कि जे बराबर 0 है पर अणु घूर्णन नहीं करता। माना कि जे बराबर 1 है, अभी जे बराबर 0 का, जे बराबर 1 का, जे बराबर 2 का, इस तरह से निकाला जाएगा, ठीक है। तो माना कि जे बराबर 1 है तो इसको आप देख सकते हैं, ई जे बराबर 1 है, बी जे +1 सेंटीमीटर आएगा 2 में, ठीक है, क्योंकि ये जे से निकाला हुआ है। अब बी गुणित 1 निकालेंगे तो 1 + 1, तो यहाँ पर क्या आएगा 2b, ठीक है। जब 2 + 2 1 + 1 क्या होगा 2, 2 भी आ जाएगा और सेंटीमीटर -1 में आ जाएगा, अर्थात जे बराबर 1 पर घूर्णन ऊर्जा स्तर की ऊर्जा क्या होगी, 2b सेंटीमीटर -1 होगी। इसी प्रकार माना कि जे बराबर 0 है तो हमको इस तरह से 6 भी निकल के आ जाएगा, ठीक है। तो ये जैसे कि 1 का निकालेंगे तो 2 भी आएगा, 2 का मिलेगा 6 भी आएगा, 3 का निकालेंगे 12 भी आएगा, 4 का निकालेंगे 20 भी आएगा, 5 का निकालेंगे 30 भी आएगा, 6 का निकालेंगे तो 42 आ जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये आ जाएगा। तो इसी प्रकार क्या करें, जे का 3 4 5 आदि पूर्णांक रखने पर, तो वो मैंने आपको जो एनर्जी लेवल अभी बताया तो आ जाएगा। तो यहाँ पे जो है हमारा टॉपिक एंड होता है गाइस। तो काफ़ी लॉन्ग टॉपिक है, हमेशा एग्जाम में आते रहता है, तो इसको आपको मैं बता देती हूँ कहाँ तक ही लिखना है, आपको इतना ज़्यादा ना लिखना है। आप तो यहाँ पर तो आप यहाँ पर तक भी लिखेंगे तो भी चलेगा, ठीक है। आप यहाँ तक भी लिखेंगे, ये देखिएगा, आप ये समीकरण नंबर 20 तक भी लिखेंगे तो भी चलेगा। और ठीक है, आगे का फिर ये बहुत सारी चीज़ें दी गई है तो आप इसको उसके बाद में फिर आप ये चीज़ें, अगर आपके पास बहुत कम टाइम है तो आप यहाँ तक याद कीजिए, और अगर आपको लगता है कि आपके पास बहुत सारा टाइम है तो आप ये पूरा याद कर सकते हैं, ठीक है।
तो यहाँ पे जो है हमारा टॉपिक एंड होता है और काफ़ी लॉन्ग वीडियो था। आई होप कि आपको अच्छे समझ में आ गया होगा। लेकिन सो प्लीज़ चैनल को लाइक सब्सक्राइब कर दीजिएगा, साथ ही बेल आइकन प्रेस कर दीजिएगा। कमेंट में जरूर बताएगा आपको ये वीडियो कैसा लगा। और एमएससी केमिस्ट्री के ऑल सेमेस्टर के नोट्स परचेस करने के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में व्हाट्सएप नंबर शेयर कर दूंगी। थैंक यू।